दोस्तों आज 2 हफ्ते बाद लगभग आई हूँ यहाँ शूट करने, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ऐसा आ रहा था या कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट आ रही थी, जिसकी वजह से कि मैं नहीं आ पा रही थी संडे को शूट करने। आज भी इनफैक्ट मतलब इस समय इस वीकेंड में भी कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन मैंने अपना जितना भी काम था उसमें वो कल ही निपटा लिया, जिससे कि आज मैं थोड़ा शूट कर पाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है इस सैटरडे को डालने के लिए। तब एक वो हो गया है कि रेगुलरली सैटरडे को वीडियो पोस्ट करती हूँ मैं, तो वो अच्छा नहीं लगता अगर नहीं आया तो। अभी यहाँ पर कुछ स्पॉट बिल डक्स हैं और मेरे ख्याल से एक कॉम डक भी मुझे दिख रही है इनके बीच में। तो अभी पीछे कुछ वीडियोस में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था मैंने, जिसमें विंड पावर के बारे में डिस्कस किया था। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो एनर्जी सोर्सेज जो दोबारा से जनित किए जा सकते हैं, मतलब कि जैसे सोलर पावर, वाटर पावर, विंड पावर, ये कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। जबकि फॉसिल फ्यूल जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इससे जो एनर्जी बनती है, इससे जो ऊर्जा बनाई जाती है, वो खत्म हो जाएगी कुछ ही समय में, क्योंकि इसके रिजर्व तो लिमिटेड है। कोल है या पेट्रोलियम है, जो भी है, उसके जितने भी रिजर्व है पूरी दुनिया भर में, वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे ही। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर हमें एनवायरनमेंट को बचाना है तो रिन्यूएबल एनर्जी को ही इस्तेमाल में ज्यादा से ज्यादा लाना पड़ेगा। और इस समय भी अगर मुझे लास्ट के आंकड़े याद हैं तो इंडिया में लगभग 50% जो है वो अब 50% के आसपास आ गया है, मतलब 48 या 49% पे है यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी हमारा यूजेज है वो लगभग 50% के पास आ चुका है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज। मतलब टोटल एनर्जी में से आधा जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज से बना रहे हैं। तो इसमें मेनली जो मेजर जो सोर्सेज हैं वो है सोलर पावर, विंड पावर और वाटर मतलब हाइड्रो पावर। सोलर और विंड पावर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, और इससे जो तरीके से सोलर पावर, सोलर पैनल्स बना के करते हैं, उसमें बैटरीज में स्टोर होता है एनर्जी और उसके बाद वो यूज होता है। उसका मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो बैटरी होती है वो लिथियम की बैटरी होती है। ऐसा कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली बैटरी अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, और लिथियम की बैटरी जो है वो जब खराब होती है तो फिर उसको मिट्टी में दफनाया जाता है, वहां पर पोल्यूशन फैलाता है वो भी। इसी तरह विंड पावर के बारे में भी डिस्कस किया था कि विंड पावर से पक्षियों को नुकसान होता है। वो जो बड़े बड़े उसके पंखे होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, उसमें टकरा के पक्षी मर जाते हैं। लेकिन उसके भी तरीके हैं। एक मैंने आपको दिखाया था, अभी 2 हफ्ते पहले एक वीडियो आया था कि एक ऐसा डिवाइस बनाया है स्पेन ने, जिससे कि विंड पावर जनरेट होता है, लेकिन उसमें बड़े बड़े पंखे नहीं होते, बड़े बड़े ब्लेड्स नहीं होते। तो अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो पक्षी उतने नहीं मारे जाएंगे जितना कि अभी विंड मिल्स की वजह से मारे जाते हैं। अब हाइड्रो पावर की बात अगर हम करें तो हाइड्रो पावर ज्यादातर डैम से जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो डैम बनाते हैं पानी ऊपर से गिरता है और उससे वो टरबाइन्स रोटेट होती हैं और बिजली जनरेट होती है। तो हाइड्रो पावर पे बहुत काफी हद तक हम निर्भर हो चुके हैं अपने बिजली की आपूर्ति के लिए। लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है? डैम्स जहां जहां बने हैं, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बने हैं, वहां पर बहुत ज्यादा जनता सफर कर रही है। पहाड़ बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, इसका बोझ उठा नहीं पा रहे हैं, जगह जगह प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। अभी रिसेंटली एक चाइना ने जो है बहुत बड़ा डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है सैंगपो रिवर पे। यारलंग सैंगपो, आपको मालूम है ये नदी तिब्बत में ओरिजिनेट होती है और उसके बाद चाइना से बहते हुए ये भारत में एंटर करती है और वहां पे इसको ब्रह्मपुत्र का नाम दिया गया है। भारत में जो इसका हिस्सा है उसको ब्रह्मपुत्र का नाम दिया गया है। आसाम स्टेट में फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र आसाम में बहती है। तो जो यारलंग सैंगपो जो इसका हिस्सा है, जो तिब्बत के अंदर है, वहां पर चाइना एक डैम बना रहा है और उससे भारत को ये लगता है कि हो सकता है कि आगे जाके कभी इस डैम का इस्तेमाल चाइना हमारे खिलाफ करे, अगर हमारी कोई चाइना के साथ कोई अनबन हो गई। तो इसलिए भारत भी एक डैम बनाना चाह रहा है सियांग नदी पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है। वहां की जनता बहुत विरोध कर रही है इसका, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये डैम यहाँ पे बन गया तो एक तो जो भी जितना भी हिमालयस है, मतलब हिमालय पर्वत जो है वो सारा का सारा बहुत ही डेलिकेट है, बहुत यंग पर्वत है और लगातार वो अभी भी डेवलप हो रहे हैं। उसकी वजह से जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सारी चीजें हिमालय में की जा रही हैं, उसकी वजह से ही प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आ रही हैं।
तो इसलिए अरुणाचल के लोग बहुत चिंतित हैं कि उनके शांत जीवन शैली में हलचल मच जाएगी और आफत आ जाएगी अगर ये डैम वहां पे बन गया। वो विरोध कर रहे हैं उसका। तो दोस्तों, ये जो सारी समस्याएं जो हमने अभी डिस्कस की, जो रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग मेथड्स के साथ में जुड़ी हुई हैं, इनके बारे में गवर्नमेंट को उस टाइम पे सोचना चाहिए जब वो कोई प्रोग्राम डिसाइड कर रही हो। जिस समय पे ये प्लान्स बनते हैं और कंफर्म होते हैं कि भाई इस तरह से इस जगह पे एग्जीक्यूट किए जाएंगे और वो एरियाज़ में आप सर्वे करने जाते हैं, तो उसके साथ में ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे पहली बात तो जो लोग हैं, जो रहते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको कम से कम नुकसान हो। और केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको हम दूसरी जगह घर दे देंगे, इनका ये गांव खाली करा देंगे। सिर्फ ये बात नहीं है, इसके अलावा आपको नेचर के बारे में भी सोचना है। पहले जो तरीके थे, जिस तरह से सड़कें बनाई जाती थी पहाड़ों में, क्या पहले सड़कें नहीं बनाई जाती थी? पहले एक ट्रेडिशनल मेथड होता था पहाड़ काट के सड़कें बनाने का, उसमें बहुत टाइम लगता था। टाइम को छोटा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी बढ़ाने के लिए डायनामाइट से ब्लास्ट किया जाता है पहाड़ों को। इसी तरह से टनल्स बनाने के लिए, कोई भी चीज़ जो भी, मतलब जब भी आप कोई डैम भी बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पहुँचाना है, आपको उस जगह को ऐसा बनाना है कि आसानी से लोग आ जा सके वहाँ पर। तो आप उसके लिए सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, रोड्स डेवलप करोगे। डायनामाइट से जब आप पहाड़ों को ब्लास्ट करते हैं तो जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है, खास करके पहाड़ी एरियाज़ में, हिमालयाज़ में, वो इस तरह के बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है और इसके काबिल नहीं है। इस बात को गवर्नमेंट को समझना चाहिए। अगर नेचर की इन डेलिकेट रियलिटीज़ को साथ में लेकर वहाँ पर कुछ डेवलप किया जा सकता है, तभी वहाँ पे नए प्रोग्राम्स की शुरुआत करनी चाहिए। वरना आज जो आप आपदाएं देख रहे हैं, जो आप डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आपको देखने का मिलेगा आने वाले समय में। अभी दोस्तों, इस जगह पर बहुत दिनों बाद मैं शूट कर पा रही हूँ कि यहाँ पर इतने घने पेड़ हो गए थे, ये लंबी लंबी घास इतनी ज़्यादा हो गई थी। अभी शायद थोड़ा सा इन्होंने काटा है यहाँ पर। तो ये वही जगह है जहाँ पर पहले वो पेड़ हुआ करते थे, जिस पे नाइट हेरन बैठता था और बहुत सारे और बर्ड्स बैठते थे। तो पहले यहाँ पर कुछ काम शुरू किया था इन्होंने, पेड़ वगैरह काट दिए थे, लेकिन अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ काम हो रहा है। पीछे शायद खेतों में कुछ फसल इन्होंने लगाई है इस बार, लेकिन अभी फ़िलहाल इस जगह पर वैसे ही पानी भरा हुआ है जैसे पहले होता था। बर्ड्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन आती होंगी। अभी तो इस समय तो बर्ड्स नहीं दिख रही हैं। हालांकि वो पेड़ थे तो उनके लिए बड़े अच्छे बैठने की जगह थी। तो अब फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ और होने वाला है। तो अभी जाड़ों में जब माइग्रेटरी बर्ड्स आने लग जाएंगी तो यहाँ पे भी मिलेंगी, मेरी उम्मीद ऐसी है। ये वुली नेक स्टॉक का नेस्ट है। आज यहाँ पे नहीं दिख रहा है स्टॉक, तो अब इसमें अंडा है या नहीं है, या बच्चा है, या बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, ये पता नहीं लग रहा है। क्योंकि अभी मैं 2 हफ्ते बाद आई हूँ आज, तो 2 हफ्ते मतलब टोटल 3 हफ्ते हो गए होंगे, क्योंकि मैं 31 और 7 ये दोनों संडे को नहीं आ पाई। तो इस बीच में हो सकता है कि वो कहीं और चले गए होंगे। रहते तो यहीं हैं वुली नेक स्टॉक, लेकिन बीच बीच में वो कहीं तो जाते हैं। तो ये है। बाकी यहाँ पे और ईग्रेट्स वगैरह तो दिख ही रहे हैं जो हमेशा दिखते हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जो वाइल्ड ही हैं, वाटर लिलीज़ हैं ये, और ये सफ़ेद रंग की हैं। इस टाइम पे जब ये खिल जाते हैं तो ये बहुत सुंदर लगते हैं दूर से देखने में। कई बार आप दूर से, हो सकता है गलती से आपको ये लगे कि इसमें कोई बर्ड्स बैठी हैं, लेकिन ये वाटर लिलीज़ हैं सफ़ेद रंग की, बहुत प्यारी लगती हैं देखने में। ये देखिए वाटर लिलीज़ हैं सारी, ये भी वाटर लिली है। अभी कुछ आवाज़ आई मुझे दूर से, कहीं यहाँ पे सारस क्रेन तो नहीं है, क्योंकि सारस क्रेन की फैमिली मैंने काफ़ी पहले यहाँ पे देखी थी, और अभी रिसेंटली भी एक सारस बैठा हुआ देखा था। थोड़ी देर वेट करके देखती हूँ, अगर होगा तो कहीं ना कहीं दिखेगा। ये देखिए दूर यहाँ पर ये जो सफ़ेद सफ़ेद बीच बीच में दिख रहा है, ये सारी वाटर लिलीज़ उगी हुई हैं, जो जैसे मैंने उधर दिखाया आपको। और ये बीच में ये जो है, ये एक ईग्रेट है।
दूर से जब आप इसको देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे वो वाइट वाले भी और छोटे छोटे बर्ड्स हैं, लेकिन वो एक्चुअली वाटर लिलीज़ हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ढेर सारे हैं वाटर लिलीज़, और कई खिले हुए भी हैं पूरे। ये बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। यहाँ पर इस साल अभी तक तो ठीक है। और यहाँ पे लैपविंग बैठे हैं, ये लैपविंग है। और पीछे जो सफ़ेद वाले हैं वो स्टिल्ट है। यहाँ सैंड पाइपर भी मैं पिछले दोनों वीडियोस में इस जगह पे रुकी थी, और स्पॉटेड सैंड पाइपर भी दिखाया था। स्टिल्ट्स की यहाँ पर मोस्ट लाइकली इन्होंने अंडे वगैरह भी दिए होंगे गर्मी के टाइम में। तब तो यहाँ पानी नहीं था, पानी तो अभी जो बरसात में जो बारिश हुई है उसी में यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। तो अब ये स्टिल्ट वगैरह यहाँ पे रुकने लगे हैं। अभी दूर यहाँ पीछे दिख रहे हैं कई सारे। ये देखिए सारे पीछे ज़्यादातर ब्लैक विंग स्टिल्ट्स हैं, और इसी के बीच में सैंड पाइपर भी बैठे हैं। तो अब आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है अगले संडे फिर आऊँगी शूट करने, और तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। उससे मुझे भी इनकरेजमेंट मिलता है और आपको भी नई नई चीज़ें सुनने को देखने को मिलती हैं। जो मेरे ट्रैवल वाले ब्लॉग्स होते हैं उन पे व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, जो ये रूटीन वाले ब्लॉग्स होते हैं उन पे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्हीं वीडियोज़ में आपको मिलेगी। तो आपसे प्रार्थना है कि ये वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें ध्यान से, स्पेशली अगर आपको बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट है, और वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। तो मुलाकात होगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में।